हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल लियो एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है आज की मैं लेकर आई हूँ बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। और बीए प्रोग्राम में जो हमारा सेमेस्टर 5th है ये उनके लिए है। और सेमेस्टर 5th की जो हमारी हिस्ट्री है ये हमारी हिस्ट्री की बुक की वीडियो है, जिसमें हमारी हिस्ट्री की बुक का नाम दे रखा है 20वीं सदी के विश्व इतिहास के मुद्दे। और इंग्लिश में आपकी बुक का नाम दे रखा है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1। ये आपकी बुक का नाम दे रखा है। इसमें हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 कवर कर चुके हैं और यूनिट नंबर 2 भी हम पूरी कवर कर चुके हैं। आज हमारी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होने वाली है, यानी आज हम यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपने पुरानी सारी वीडियोस देख ली होंगी और उन्हें लाइक भी कर दिया होगा। और फॉर मोर वीडियोस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, आप डायरेक्ट मेरी वीडियोस को देख पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो बिना देरी किए यूनिट नंबर 3 से। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यूनिट या इकाई नंबर 3 है और इसका जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम दे रखा है 1917 की रूसी क्रांति के मूल स्रोत। यानी 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी जिसकी वजह से रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था, उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से रूस में क्रांति हुई थी, जिसे रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं, और उसके मुख्य क्या क्या स्रोत थे। चलिए फिर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रूसी क्रांति 20वीं सदी के इतिहास की सर्वाधिक केंद्रीय घटना थी। यानी रूसी क्रांति ऐसी घटना थी जिसने ये बहुत ज़्यादा केंद्र पर ध्यान दिया, यानी ये इतिहास का केंद्र बन गई। ये एक ऐसी घटना थी। और 1991 में सोवियत संघ के विघटन मात्र ने ही अतः रूसी क्रांति को एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में रूपांतरित किया। यानी 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इसने इसे एक ऐतिहासिक रूप से रूपांतरित किया। और 1917 की रूसी क्रांति वास्तविक जारशाही रूप से घटनाओं की एक श्रृंखला को संदर्भित करती है। यानी 1917 की जो ये रूसी क्रांति है ये जारशाही घटनाओं को श्रृंखलित करती है। यानी जारशाही जो घटनाएं थी, वहाँ की जो जारशाही शासन था उसकी घटनाओं का वर्णन करती है, जो 1919 में सोवियत संघ की स्थापना के साथ अपने क्रश पर पहुंची, जिसे सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना गया। यानी ये जो थी ये यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना गया, इसे सोवियत समाजवादी गणराज्य को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 1917 में दो सफलतापूर्वक क्रांति सामूहिक रूप से रूसी क्रांति के संदर्भ में है। पहली क्रांति ने ये निरंकुश जारशाही राजतंत्र को उखाड़ फेंका। यानी 1917 में दो ऐसी ही महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई थी, जिसमें से पहली जो है उसने ये जो जारशाही शासन था, राजतंत्र था, उसको उखाड़ फेंका था। ये जो हुई थी ये 23 से 27 फरवरी 1917 के विद्रोह के साथ प्रारंभ हुई थी। यानी ये जो हमारी प्रथम घटना थी ये 23 से 27 फरवरी 1917 में विद्रोह के साथ प्रारंभ हो गई थी। और जो दूसरी घटना है हमारी, अब हम उसको देखते हैं। दूसरी क्रांति अस्थायी सरकार के विरुद्ध बोल्शेविक दल के नेतृत्व में 24 से 25 अक्टूबर को सशक्त विद्रोह के साथ आरंभ हुई। यानी जो हमारी दूसरी क्रांति है वो 24 से 25 अक्टूबर को सशक्त विद्रोह के साथ प्रारंभ हो जाती है। इसे अक्सर बेल्शेविक या अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसी क्रांति को बेल्शेविक क्रांति या फिर अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं रूसी क्रांति के जो महत्वपूर्ण कारण थे। यानी 1917 में जो रूसी क्रांति हुई उसके क्या क्या कारण थे, अब उसके कारणों पर हम प्रकाश डालेंगे। हालांकि रूसी क्रांति की घटना आकस्मिक रूप से घटित हुई, किंतु इसके कारण पीछे के लगभग एक शताब्दी में खोजे जा सकते हैं। यानी जो हमारी रूसी क्रांति थी वो आकस्मिक रूप से घटित हुई, वो अचानक से घटित हुई, लेकिन इसके जो कारण थे वो पिछले एक दशक में देखे जा सकते थे। क्योंकि कोई भी चीज़ आकस्मिक रूप से बेशक हो रही हो, एक साथ बेशक दिख रही हो, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं धीरे धीरे से ही होती है। धीरे धीरे से ही लोगों में आक्रोश पैदा होते हैं, धीरे धीरे से ही लोग क्रांति की ओर बढ़ते हैं। तो इसके जो हम उदाहरण या इसके जो कारण हैं वो पिछले एक शताब्दी के अंतर्गत देख सकते हैं। रूसी समाज उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजर रहा था। यानी 1917 से पहले जो रूसी समाज था वो नए नए परिवर्तनों से गुजर रहा था। इन परिवर्तनों द्वारा उत्पन्न नई सामाजिक और आर्थिक
ताकतें विभिन्न रुचियों और इच्छाएं रख रही थी। यानी इन परिवर्तनों की वजह से सामाजिक और आर्थिक ताकतें जो थी वो अलग अलग इच्छाएं जाहिर कर रही थी, अलग अलग परिवर्तन हो रहे थे समाज में। रूसी तानाशाही, जारशाही जागीरदार कुलीनों के समर्थन पर दृढ़ बनाई हुई थी। यानी ये जो थे रूसी तानाशाही जो थे, जारशाही, वो जो कुलीन वर्ग थे उन पर दृढ़ बनाए हुए थी, उनको ज्यादा बढ़ावा देती थी। 1917 की रूसी क्रांति कोई एक घटना या एक प्रक्रिया नहीं थी। यानी 1917 की जो हमारी रूसी क्रांति थी वो कोई एक घटना या प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि विघटनकारी और हिंसक कार्यों का एक सिलसिला था। यानी कोई ये एक प्रक्रिया नहीं थी, कोई घटना नहीं थी, बल्कि ये एक हिंसक कार्यों की एक श्रृंखला थी जो धीरे धीरे से बढ़नी शुरू हुई थी। धीरे धीरे से इसने आक्रोश दिखाना शुरू किया था। अब हम रूसी क्रांति के जो कारण थे उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला कारण आपकी बुक में दे रखा है, निरंकुश शासन और जार की अकुशलता। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो जार था वो अकुशल था, उसकी कुशलता अच्छी नहीं थी, वो अच्छा नहीं था। किस बारे में, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। रूस में सरकार कुशल हुए बगैर निरंकुश थी, जार का प्रशासन भ्रष्ट था। यानी जो रूसी सरकार थी वो बेगौर थी और जो जार का शासन था वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट था। हम भ्रष्ट शासन को देख सकते हैं। लोगों की मांगों को पूरा करने के बजाय रोमानोव वंश के जार निकोलस द्वितीय ने घोषणा की कि वह निरंकुश एकतंत्र के सिद्धांत का संरक्षण उसी कठोरता और दृढ़ता से करेगा जैसे कि उसके पूर्वजों द्वारा किया गया था। यानी जब लोगों ने अपनी अपनी मांगे उठानी शुरू करी तो वहाँ के जो जार के सदस्य थे जिनका नाम था जार निकोलस द्वितीय, उन्होंने ये घोषणा की कि मैं किसी की भी जो ख्वाहिशें या किसी की भी जो मांगे हैं उन्हें पूरा नहीं करूंगा, बल्कि ये जो निरंकुश शासन है इसका जो सिद्धांत है इसी को लेकर चलूंगा जैसे कि हमारे पूर्वजों ने किया था। यानी हमारी पिछली ये जो पार्टी थी या हमारे जो दादा परदादा थे उन्होंने ऐसा किया था, तो ये आगे भी होगा, निरंकुश शासन ही जारी रहेगा। जार के प्रशासन पर अत्यधिक प्रभाव रखने वाला एक अन्य कुबुद्धिमान जार जो रासपुतीन था, शासन का संचालन नौकरशाही करते थे। यानी जो शासन था वो नौकरशाही द्वारा चलाया जाता था। रूस ने 1906 में अपनी पहली संसद ड्यूमा स्थापित की। यानी रूस ने 1906 में अपनी जो संसद थी उसको स्थापित कर दिया था जिसका नाम ड्यूमा था। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वहाँ चार्ल्स निकोलस द्वितीय का शासन था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मंत्रिमंडल पर भी इसका कोई नियंत्रण नहीं था। यहाँ तक कि बजट भी संसदीय हस्तक्षेप के सुरक्षित रखा जाता था। यानी जो हमारी संसद थी वो बना तो दी, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव हमें मंडल पर या फिर बजट तक पर भी इसका कोई भी प्रभाव नहीं देखा जाता था। बजट को भी संसद से दूर ही रखा जाता था। निर्वाचन में शाही सरकार के लगातार हस्तक्षेप के कारण ड्यूमा केवल प्रतिक्रियात्मक निकाय बनी रह गई। यानी जो हमारी सरकार थी उसके बार बार हस्तक्षेप के कारण जो ड्यूमा थी, वहाँ की संसद थी, वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक बन गई कि हाँ हमारे पास संसद है, पर इसका कोई प्रयोग नहीं था। ये कुछ भी नहीं कर सकती थी किसी मामले में। हर मामले में इसे संसद जो थी, हर मामले में इसे दूर रखा जाता था। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कृषक वर्ग का असंतोष। यानी जो हमारे कृषक लोग थे, जो किसान थे, उनका असंतोष भी इसका एक कारण बना। रूस के किसान अपने जीवन यापन की परिस्थितियों में असंतुष्ट थे। वह बंधन मुक्त बंदोबस्त की शर्तों से खुश नहीं थे। यानी वहाँ के जो किसान थे वो भी अपनी स्थितियों से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, और जो बंधन मुक्त बंदोबस्त था उससे भी वो असंतुष्ट थे, वो उससे भी खुश नहीं थे। जिसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह करना शुरू किया, क्योंकि उन लोगों की मांगे सुनी नहीं जा रही थी। कोई भी उन लोगों की बातें ना तो सुनने को तैयार था, ना ही उन्हें समझने को कि हाँ उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी बुक में, रूस में कृषि पद्धति बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ के जो कृषक थे, कृषि को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए किसानों के पास पूंजी और तकनीक का अभाव था। वहाँ की जो कृषि पद्धति थी वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी। क्यों पिछड़ी हुई थी? क्योंकि कृषक जो थे, जो किसान थे, वो कृषि को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही अच्छी तकनीक थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा असंतोष थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, अपनी स्थिति को सुधारना चाहते थे। रूसी किसानों
के असंतोष का मूल कारण भूमि की कमी थी। यानी जो मूल कारण था कि वो असंतोष क्यों थे, क्योंकि उनके पास भूमि की कमी थी। किसानों की भूखी आंखें बड़े भूपतियों के विशाल भूसंपदा पर गड़ी थी। क्रांति के बहुत पहले उन्होंने भूमि के फिर से वितरण के लिए दावा किया। यानी जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उनके पास तो बहुत ज्यादा भूमियां थी, लेकिन जो कृषक थे उनके पास भूमियां नहीं थी। इसलिए वहाँ के जो किसान थे उन्होंने क्रांति से पहले कहा कि वो दोबारा भूमि का बंटवारा होना चाहिए और सही स्तर पर दोबारा से बंटवारा होना चाहिए, ताकि उन्हें भी इसमें लाभ मिल सके और उनके पास भी भूमि हो सके, ताकि वो कृषि को आगे बढ़ा सके, अपने जो व्यवसाय है उसको बढ़ा सकें, कृषि कर सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 3, यानी कारण नंबर 3 के क्या कारण थे। नेक्स्ट है हमारा कारण 3, जिसमें कहा गया है कर्मचारियों की अतिरिक्त, यानी जो कर्मचारी थे उनकी जो असंतुष्टि थी। अब हम उसको देखने वाले हैं कि किस तरह से कर्मचारी भी असंतुष्ट थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों के दौरान रूसी उद्योग विशाल परिणामों में विकसित हुए। यानी 19वीं शताब्दी का जो अंतिम वर्ष थे उनमें जो रूसी उद्योग था वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कृषि दासों की बंधन मुक्ति ने उद्योगों के लिए सस्ते श्रमों की बहुलतापूर्ण आपूर्ति उपलब्ध करा दी। यानी जो कृषि दास थे उन्होंने भी अब श्रमों की जो संख्या थी वो बढ़ा दी, जिसकी वजह से उन्हें सस्ते दामों पर श्रम मिलने लगा। रेल मार्गों के निर्माण ने संचार के संसाधनों को खोल दिया। यानी जैसे ही रेल मार्ग का निर्माण हुआ तो संचार के जो साधन थे वो भी खुल गए और परिवहन की सुविधाओं में वृद्धि हो गई और आने जाने की जो सुविधाएं होती थी उनमें भी अच्छी तरीके से वृद्धि हो गई, जिसकी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आसान हो गया। विदेशी श्रमों ने विशाल उद्योग उपक्रमों के लिए आवश्यक आधार उपलब्ध कराई। यानी जो विदेशी श्रम था, जो लोग बाहर से आते थे कार्य करने के लिए, उन्होंने भी आवश्यक जो उपलब्धियां थी वो हासिल करने में मदद की, ताकि जो देश है या उसका जो वो विकास है वो आगे हो सके, ताकि जो उद्योग है उनको बढ़ाया जा सके। एंड नेक्स्ट, उद्योग कर्मचारी हमेशा ही ग्रामीण श्रमिकों के अपेक्षा अपने प्रवृत्ति में कम रूढ़िवादी और अधिक बुद्धिमान होते थे। कारखाने प्रणालियों ने कर्मचारियों के पृथक्करण को दूर कर दिया और लोगों के विशाल समूह को एक साथ ले आई। यानी ये जो हमारे कर्मचारी वगैरह थी जो ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, उनके अकॉर्डिंग जो शहरी क्षेत्र में होते थे वो कम रूढ़िवादी होते थे और बुद्धिमानता होते थे, यानी वो बुद्धि से सोचते थे। उनकी जो रूढ़िवादिता वो बहुत कम होती थी। लेकिन इसके बावजूद जो श्रमिक होते थे, जो कारीगर होते थे, उनकी पृथक्करण को कम करके उन्हें एक समूह में लेकर आए। जैसे ही ये सब, अब देखिए हम किसी भी व्यक्ति के साथ रहते हैं, उसके साथ कार्य करते हैं, तो उसका कोई ना कोई तो प्रभाव हम पे पड़ता ही है। वही प्रभाव इन्हें एकजुट करने के लिए कार्य करने लगा और जिसकी वजह से ये क्या हुआ, जो श्रमिक थे, जो ग्रामीण लोग थे और जो शहरी लोग थे वो आपस में जुड़ने लगे थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी बुक में कर्मचारी काम के लंबे घंटे, कम मजदूरी, क्रूरता और लोलूप अर्थदंड प्रणाली से पीड़ित थे। सरकार कर्मचारियों की पीड़ाओं की प्रति समानता अंधी थी। यानी देखिए नई नई चीजें तो हो रही थी, विकास भी हो रहा था और जो हमारी प्रौद्योगिकी थी वो भी बढ़ रही थी, लेकिन जो कर्मचारी थे उनके घंटे बहुत थे काम करने के, कोई घंटे निश्चित नहीं थे और उन्हें कम मजदूरी दी जाती थी। उनके साथ क्रूर व्यवहार होता था। दंड व्यवस्था थी कि अगर कोई गलती हो गई तो उसके लिए दंड दिया जाता था। और इन सब के बावजूद जो वहाँ की सरकार थी वो कर्मचारियों की पीड़ाओं के लिए अंधी बनी बैठी थी, कि उन्हें दिखता ही नहीं था कि कर्मचारियों के साथ कितना गलत हो रहा है, हमें आवाज उठानी चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए कर्मचारियों के साथ। वो इस चीज को देखने को ही तैयार नहीं थी, बिल्कुल अंधी बनी बैठी थी वहाँ की रूस की सरकार। रूसी उद्योग अपनी तकनीकों और पूंजीवादी संरचना में उन्नत देशों के स्तर पर खड़ा हो गया और कुछ मामलों में तो उन्हें बाहर भी कर, यानी रूस जो था वो तकनीक और पूंजीवाद की जो संरचना थी उसमें उन्नत देशों के साथ स्तर पर खड़ा था। यानी रूस अपनी तकनीक में बहुत आगे निकल गया था, लेकिन वो कुछ मामलों में उन्हें भी पीछे छोड़ रहा था। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ के जो श्रमिक थे वो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें और उनके अधिकारों की किसी को पड़ी ही नहीं थी। यहाँ तक कि सरकार भी बिल्कुल आंखें बंद करके खड़ी थी कि हाँ उनके भी कोई अधिकार हैं, उनके भी अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए जो वहाँ के कर्मचारी थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया और ये भी एक कारण था क्रांति का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब आपका नेक्स्ट कारण दे रखा है समाजवाद का प्रसार, यानी किस तरह से समाजवाद का प्रसार होने लगा। जैसे ही रूस के उद्योगीकरण की तीव्र प्रगति प्रारंभ हुई, उद्योग कामगारों की एक नई पीढ़ी उभरी, जिसे भीड़ भरे शहर में उन परिस्थितियों में कठोर श्रम करना पड़ता था जो उनके जीवन को असहीन समस्या बना देती थी। यानी उद्योगीकरण के साथ साथ तीव्र गति के साथ एक और नई जो पीढ़ी थी वो भी उभरी, जिसे शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अपनी परिस्थिति को बनाना, श्रम करना, और जिसकी वजह से उनका जो जीवन था वो असहीन हो रहा था और उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, नई नई समस्याएं पैदा हो रही थी। 1895 में कामगारों के सामाजिक प्रजातांत्रिक दल की स्थापना हुई। 1895 में क्या होता है, सामाजिक प्रजातांत्रिक दल की स्थापना की जाती है, जिसके कार्यक्रम अन्य देशों में समाजवादी के समान थे। यानी इसके जो कार्यक्रम थे वो अन्य देशों में समाजवादी जो थे उनको समान रखना और उन्हें आगे बढ़ाने का था। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1991 में ऐसे मंच के साथ सामाजिक क्रांतिकारी दल संगठित किया, जिसमें अभिजातों की विशाल भूसंपदा की जब्ती और उनकी छोटी व्यक्तिगत कब्जेदारियों में वितरण सम्मिलित था। यह दल एक हथियारों के रूप में आतंकवाद के विश्वास रखता था। यानी ये जो दल था ये आतंकवाद को बढ़ावा देता था और जो हमारे भूसंपत्ति लोग थे उनकी जो भूमि थी उसको दोबारा बांटने की बात करता था और ये आतंकवाद को भी बढ़ावा देता था, उन्हें हथियार वगैरह इन सारी चीज़ों में भी ये इन्वॉल्व था। नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें क्या होता है, दो दलों की स्थापना होती है। अब वो जो दो दल थे वो कौन कौन से दो दल थे जो आगे चल के इस क्रांति को बढ़ावा देते हैं। पहला जो था वो हमारा था बोल्शेविकों, जो बहुमत लोगों का था, और दूसरा था वो था मेनेशविकों, जो अल्पसंख्यक लोगों का था। ये दो दलों की स्थापना हुई थी। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेल्शेविकों ने महसूस किया कि औद्योगिक कामगारों के साथ साथ किसानों को समर्थन हासिल करना अनिवार्य है। यानी बेल्शेविकों को ऐसा लगता था कि हमें औद्योगिक कर्मचारियों के साथ साथ किसानों का भी समर्थक होना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। जबकि मेंशेविकों ने किसानों के समर्थन की मूल्यवता पर संदेह करते हुए मध्य वर्ग के साथ घनिष्ठ सहयोग की पक्ष लिया। यानी ये जो थे ये मध्य वर्ग के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते थे और इन्हें ऐसा लगता था कि मध्य वर्ग के साथ अगर अच्छे संबंध होंगे तो हम कुछ आगे कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपकी बुक में दे रखा है पॉइंट नंबर 5, नव मध्य वर्गों द्वारा उदारवादी सुधारों की मांग। यानी जो नव मध्य वर्ग था उसने जो उदारवादी मांग की थी, उन्होंने जो समाज में सुधार की मांग की थी, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जब 20वीं शताब्दी ने रूस में राजतंत्र की चुनौतियों का उद्घाटन किया तो यह समाजवाद की अपेक्षा उदारवाद की ओर से अधिक थे। यानी जब 20वीं शताब्दी में हमारे चुनौतियों का सामना हो रहा था तो समाजवाद की अपेक्षा उदारवाद भी हम वहाँ देख सकते हैं। और मध्य वर्ग के अंतर्गत व्यापारी आते थे, कारखाने के मालिक आते थे और जो अन्य व्यावसायिक लोग थे ये सभी शामिल थे मध्य वर्ग के अंतर, जो नए नए परिवर्तन और नए नए ये जो उदारवादी सुधार थे उनकी मांग कर रहे थे, ताकि समाज में अच्छे सुधार आ सके और समाज में जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके और जो जारशाही है उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में दे रखा है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 6, जिसमें दे रखा है 1905 की क्रांति। 1905 की क्रांति 1917 की क्रांति का बारवर्दी पूर्वाभ्यास सिद्ध हुआ। यानी ये जो था ये 1917 की क्रांति से पहले एक छोटी सी क्रांति थी जो इसको बढ़ावा देने का कार्य कर रही थी। रूस जापानी युद्ध में विफलता द्वारा खास गवा बैठी युद्ध में रूसी सेना को भारी पराजय का सामना हुआ। इसने रूस में क्रांतिकारी आंदोलनों को और मजबूती दी। यानी ये जो जब रूसी और जापान का युद्ध हुआ, रूस और जापान का, तो वहाँ जो रूस था उसकी हार हुई, जिसकी वजह से उसे खास गांवों को छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से जो वहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन थे वो और ज़्यादा बढ़ गए। वहाँ के जो लोगों का गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ गया और वहाँ की जो सेना थी उसको भी एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसीलिए जो असंतोष था वो और ज़्यादा बढ़ गया। 9 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी पत्नी व बच्चों के साथ जार की याचिका देने शांति महान जा रहे थे कर्मचारियों के शांतिपूर्ण समूह पर गोलियां चलाई गईं। 1000 से अधिक लोग मारे गए और यहाँ हजारों घायल हो गए। यह काला दिन
रंगतिम रविवार के रूप में व्याख्यात है। यानी 1905 में एक घटना हुई जिसमें इन सैनिकों पर हमला कर दिया गया और गोलियां चलाई गई जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की हत्या हो गई और काफ़ी लोग मर गए और इसी दिन को रंगतिम रविवार के नाम से जाना जाता है। इसे इतिहास में रंगतिम रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ तक कि थल सेना और नौसेना के कुछ हिस्सों में भी विद्रोह देखा जाने लगा। यानी वहाँ की जो सेना थी, सेना में जो थल सेना और नौसेना यानी जो ज़मीन की सेना होती है और नौसेना जो पानी की सेना होती है, इनमें भी विद्रोह देखा जाने लगा। और यहाँ तक कि जो वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने काम पर जाना छोड़ दिया और किसान वर्ग भूमि संपत्ति को लूटने लगे। अब हम इस रूप में इस क्रांति को देख सकते हैं कि ये किस तरह से अपना प्रभाव जमा रही थी और आगे बढ़ रही थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डूमा, रूसी संसद की शक्तियों का ह्रास के लिए प्रयास। यानी अब ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं क्योंकि इसी वीडियो में करवा दिया तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। आई होप आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो है और नेक्स्ट जो इस चैप्टर की वीडियो है वो आप इजीली देख पाएँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।